तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो स्टूडेंट, कैरियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो जैसे अपने पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है RC≡OH, ठीक है। पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड किससे मिलके बनता है? एक तो इसमें होता है भाई कार्बोनाइल ग्रुप, एक इसके अंदर क्या है कार्बोनाइल ग्रुप, तो दूसरा ग्रुप कौन सा है इसके अंदर? हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी हमने जो हाइड्रोक्सी ग्रुप की एल्कोहल के केस में पढ़ी थी, ठीक है, कि एल्कोहल जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं और इनकी कुछ केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ी थी, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। इसी तरीके से हमने कार्बोनाइल ग्रुप जो है C≡O है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसकी प्रॉपर्टी हमने एल्डिहाइड कीटोन के केस में पढ़ी थी कि किस तरीके से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये जो है ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो अपने पास मॉलिक्यूल है उसके अंदर भी कार्बोनाइल ग्रुप है, तो ये भी कुछ एल्डिहाइड कीटोन जैसी रिएक्शन देंगे, ठीक है। कुछ ऐसी रिएक्शन देंगे, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी शो करेंगे जो एल्डिहाइड कीटोन में अंदर होती हैं। एल्डिहाइड कीटोन के अंदर जो प्रॉपर्टी होती हैं वो इस कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से होती हैं। इसी तरीके से कार्बोनाइल ग्रुप इसमें भी है, तो ये ईजिली से एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी देंगे। अगर हम OH की बात करें, हाइड्रोक्सी ग्रुप की बात करें, ठीक है, तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप भी इसके अंदर है। जो एल्कोहल की प्रॉपर्टी होती हैं, तो ज़्यादातर एल्कोहल की जो प्रॉपर्टी है इसमें भी OH ग्रुप है वो शो करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड भी, ठीक है। तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है जो, इसके हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, अपने पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, जैसे कोई भी RC≡OH, तुम्हारी मर्जी है, यहाँ पे एरोमेटिक लो या फिर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लो, ठीक है, मैं R ले रहा हूँ। तो इसकी रिएक्शन सब हम किससे कराते हैं? एक्टिव मेटल सोडियम से करा दी। पहले इसकी रिएक्शन किससे करा दी? एक्टिव मेटल सोडियम से करा दी। तो क्या बन गया यहाँ पे? RC≡O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहाँ से क्या निकल गई भाई? हाइड्रोजन गैस। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल से रिएक्ट किया तो उसने हाइड्रोजन गैस लिबरेट की। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? एसिडिक नेचर के हैं। वैसे भी इसके पीछे एसिड है, इससे भी क्लियर हो रही है बात। लेकिन एक बार ये रिएक्शन करके देखिए एक्टिव मेटल सोडियम से, तो इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेना, 2 मॉलिक्यूल इसके, 2 मॉलिक्यूल इसके हो जाएंगे, तो 2 इसके, बैलेंस हो गया अभी। तो हमने देखा कि एसिड रिएक्ट विद मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस और साल्ट बन रहा है। तो ऐसा ही तो होता है, जब एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो वही हो रहा है यहाँ पे भी, क्या हो रहा है? एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करे, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो इस रिएक्शन से ये क्लियर हो रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक नेचर का है। एक और देख सकते हैं हम, जैसे कोई भी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, एरोमेटिक या एलिफेटिक, उसकी रिएक्शन हमने बेस से करा दी, मान लो NaOH बेस से करा दी। तो एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? साल्ट प्लस वाटर। तो इसमें भी वही होगा, यहाँ से क्या होगा? H रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे टूटता है, H पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये होता है OH नेगेटिव देते हैं। बेस क्या देंगे? OH नेगेटिव। तो ये जो H पॉजिटिव है इस OH के साथ चला जाएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलके वाटर, और Na पॉजिटिव किस पे अटैक कर देगा? इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? RC≡O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा? वाटर। तो इस रिएक्शन से भी ये क्लियर हो रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो एसिडिक नेचर के हैं, क्योंकि एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। तो एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनते हैं? साल्ट प्लस वाटर। तो ये भी वही वैसा व्यवहार कर रहे हैं। देखो एक बार, एसिड ये हो जाएगा बेस, दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शन से ये पता चला हमें कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक नेचर के हैं, ठीक है। अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एक रीजन और है जिसके कारण ये एसिडिक नेचर के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम बना सकते हो काज ऑफ
एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक हेडिंग डाल सकते हो कि काज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो एरोमेटिक ले लो या फिर एलिफेटिक ले लो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया इस तरीके से। अगर इसमें हम देखें तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। तो देखो इसमें रेजोनेंस स्टेबल है। कौन सी स्टेबिलिटी इसके पास? रेजोनेंस स्टेबिलिटी। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिंग है। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या है? अल्टरनेटिंग है। तो ये रेजोनेंस स्टेबल हो सकता है ये मॉलिक्यूल। कैसे होगा रेजोनेंस स्टेबल? मान लो कि ये लोन पेयर यहाँ पे किस में चेंज हो गया? बॉन्ड पेयर में। तो ये उठ के कहाँ चला जाएगा? लोन पेयर में। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी, आर सी सिंगल बॉन्ड ओ, और ऑक्सीजन में क्या हो जाएंगे? 3 लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये बॉन्ड पेयर चला गया लोन पेयर की फॉर्म में, और यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन, इस पे एक लोन पेयर रहेगा। ये लोन पेयर इसने बॉन्ड पेयर में चेंज कर दिया, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा? अनस्टेबल। तो पॉजिटिव चार्ज इसको मेंटेन करने के लिए ये हाइड्रोजन से यहाँ पे बॉन्ड तोड़ देगी। तो इससे क्या बन जाएगा? ये देखो, आर सी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा? फिर से 2 लोन पेयर हो जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड देके चला गया, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव दे रहे रिएक्शन में। H पॉजिटिव देने का मतलब कैसा है? ये एसिडिक नेचर के हैं ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये H पॉजिटिव इसको मिल सकता है, ये H पॉजिटिव किसको मिल सकता है भाई? इसको मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और एसिडिक नेचर होने का कारण है ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आर सी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कि इसके अंदर जो पाई बॉन्ड होता है, एक बार इस ऑक्सीजन के पास, एक बार इस ऑक्सीजन के पास, एक बार इसके पास, फिर एक बार इसके पास, यानी कि पाई बॉन्ड 2 ऑक्सीजन के बीच में डिलोकलाइज कर रहा है। तो पाई बॉन्ड इसके अंदर डिलोकलाइज करेगा। उसको इस तरीके से डॉटेड लाइन से दिखा दो कि पाई बॉन्ड एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो जो H पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा? देना ईजी हो जाएगा। इस ऑक्सीजन को H पॉजिटिव यहाँ से देना क्या रहेगा? ईजी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसी तरीके से फिर ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाएगी, ये भी H पॉजिटिव ईजिली दे सकेगी। तो ये H पॉजिटिव एक बार इसके पास, एक बार इसके पास, तो ईजिली क्या है? H पॉजिटिव दे दे। तो इस कारण ये एसिडिक नेचर के हैं। और वैसे भी ये क्या बन गया अपने पास? कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं इसको। नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट आयंस, कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। ठीक है, जो ये कार्बोक्सिलेट आयन है ये रेजोनेंस स्टेबल है, या फिर इसको ये बोलो ये कंजुगेट एसिड हो गया, तो ये क्या हो गया? कंजुगेट बेस। अब ये जो कंजुगेट बेस है जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा, उसकी डिस्कस अभी करेंगे हम। तो ये क्या होंगे? एसिडिक नेचर के होंगे ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे थे हम कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे लेने हैं? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट देखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट 2 तरीके के हो सकते हैं, कि वो हो सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप हो, या फिर हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। तो उनका इफेक्ट देखेंगे। तो अभी देखा हमने जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है C सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और जो पाई बॉन्ड था वो रेजोनेंस स्टेबल के कारण इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में डिलोकलाइज कर रहा था, और इसके पीछे मान लो हमने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप का काम क्या रहेगा? ये देखो क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है ये। इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप से मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को कार्बन से लेगा या ऑक्सीजन से लेगा। तो नेगेटिव चार्ज ओवरऑल यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, कि एक बार नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, एक बार इस पे आएगा। तो नेगेटिव चार्ज ओवरऑल यहाँ पे रख लिया। तो ये क्या करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? डिक्रीज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और चार्ज मान लो कोई भी स्पीशीज है उसके ऊपर चार्ज है, तो कोई सा भी चार्ज हो पॉजिटिव या नेगेटिव, वो ज़्यादातर क्या रहता है? अनस्टेबल मॉलिक्यूल। अगर यहाँ से पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेंगे अपनी और इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा?
डिक्रीज होगा। नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा जिसके कारण ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ना, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ये क्या आएगा, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। आई समझ में, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रा कर रहा है, जिसके कारण नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है स्टेबल होगा। स्टेबल होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी क्या रहेगी, हाई। अनदर वे है इसी तरीके से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसके अंदर पाई बॉन्ड, इसके अंदर पाई बॉन्ड, ठीक है, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या होता है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये देखो इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको, कार्बन को, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ये नेगेटिव चार्ज इस केस में क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, ओवरऑल इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए जा रहे हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो हम कह सकते हैं कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ओवरऑल रिजल्ट में हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप हैं वो एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, जो एल्कोहल और एल्कोहल की एसिडिटी कंपेयर करी थी उस केस में भी कुछ समझाया था मैंने, उस तरीके से भी कंपेयर कर सकते हैं। एक बार देख लो उसको कैसे कंपेयर करेंगे। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और आगे है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस तरीके से OH। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो यहाँ पे बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग, तो H पॉजिटिव देना क्या है, डिफिकल्ट। इस तरीके से ही बोल सकते हो। तो वही बात है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, एसिडिटी डिक्रीज कर रहे हैं, तो इस केस में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये बॉन्ड क्या बनेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो H पॉजिटिव देना डिफिकल्ट है। या फिर दूसरे तरीके से देखो, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप क्या करेगा, वो क्या करेगा भाई, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस साइड, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये किससे हाइड्रोजन लेना शुरू कर देगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट में बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, H पॉजिटिव यहाँ से अपना बॉन्ड देके चला जाएगा, तो इसको H पॉजिटिव देना ईजी है। तो वही बात है, इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप क्या कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो ये चीज़ हमने एल्कोहल के केस में कंपैरिजन किया था इस तरीके से, और कार्बोक्सिलिक एसिड की कंपैरिजन करना तो वही इस तरीके से भी कर सकते हो तुम, ठीक है, स्टेबिलिटी के तरीके से। तो दोनों सही हैं, कौन सा ही कर लेना। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पर्सन अराइज हो रहा है, वो पर्सन क्या है, वाई आर एल्कोहल वीक एसिड देन दी कार्बोक्सिलिक एसिड। जो एल्कोहल होते हैं वो भी एसिडिक नेचर होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड भी एसिडिक नेचर के हैं, दोनों की एसिडिटी हमने कंपेयर की है, एल्कोहल वाले में एल्कोहल की, कार्बोक्सिलिक एसिड की अभी की है। तो एल्कोहल वीक एसिड है देन दी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका कारण क्या है। अगर वैसे बेसिकली हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते, एक ज़्यादा एसिडिक नेचर का रहेगा। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे तो वीक एसिड है ये, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये क्या है, ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है सभी से। एल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड कीटोन जितने भी हमने पीछे डिस्कस की है उनमें, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इनमें सब में क्या है, ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है। तो एल्कोहल वीक एसिड देन दी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बारे में देखें तो एल्कोहल क्या था भाई, ROH, और इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, RC≡OH, ये है। तो देखो ये भी H पॉजिटिव दे सकता है, ये भी H पॉजिटिव दे सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि ये ज़्यादा एसिडिक नेचर का है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण तुम ये बोल सकते हो कि ड्यू टू हाई रेजोनेंस स्टेबिलिटी। जो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, रेजोनेंस स्टेबल होते हैं। देखो एक बार, जैसे
आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये क्या करेगा यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट कर देगा, ये बॉन्ड मान लो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो प्रोडक्ट क्या बन जाए, वो रेजोनेंस टेबल में नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी, आर आर सिंगल बॉन्ड ओ, इसके पास क्या आ जाएंगे 3 लोन पेयर, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ एच, और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अभी डिस्कस किए कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से क्या होगा, ये एच पॉजिटिव दे देगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, नेगेटिव चार्ज और होगा इसके ऊपर सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ, तो यहाँ से क्या निकल गया एच पॉजिटिव। तो इसको एच पॉजिटिव देना इजी है, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस टेबल। लेकिन इसमें देखिए हम, ये क्लियर हो गया ना कि ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण इसको एच पॉजिटिव देना इजी है, तो इस वजह से ये क्या रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। जबकि इसमें देखिए हम, इस केस में लोन पेयर तो है ऑक्सीजन के पास, लेकिन लोन पेयर के बाद अल्टरनेटिंग बॉन्डिंग नहीं है, यानी कि रेजोनेंस कंडीशन नहीं है, तो ये रेजोनेंस स्टेबल नहीं होगा। तो ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस स्टेबल नहीं है, ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस स्टेबल है। रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से ही ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है देन दी एल्कोहल से। या दूसरे तरीके से हम क्या सोच सकते हैं कि जो एल्कोहल के मॉलिक्यूल वह कैसे ब्रेक होंगे, आर ओ नेगेटिव और एच पॉजिटिव, इसको क्या बोलेंगे कंजुगेट एसिड, और ये क्या होता है कंजुगेट बेस। अब ये कंजुगेट बेस के ऊपर डिपेंड करती है एसिडिटी, कैसे डिपेंड करती है, यदि ये कंजुगेट बेस स्टेबल है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यदि ये कंजुगेट बेस स्टेबल नहीं है तो ये क्या रहेगा वीक एसिड, तो इसकी स्टेबिलिटी भी डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इस केस में देखें तो ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, इस नेगेटिव चार्ज को हम कहीं डिलोकलाइज नहीं कर सकते, नेगेटिव चार्ज कहीं पे डिलोकलाइज करने के लिए कंडीशन ही नहीं है, तो ये क्या रहेगा अपने पास अनस्टेबल, तो ये अनस्टेबल है जिसके कारण एल्कोहल क्या होंगे वीक एसिड, क्योंकि इसका कंजुगेट बेस है वो अनस्टेबल है, ठीक है। इसी तरीके से बात करें हम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे ब्रेक होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, और यहाँ से क्या निकल जाएगा एच पॉजिटिव। अब उसी तरीके से कंपेयर करेंगे, ये क्या हो जाएगा कंजुगेट एसिड और ये क्या हो जाएगा कंजुगेट बेस। अब इस कंजुगेट बेस की बात करें हम, कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं इसको अलोक्साइड आयन बोलते हैं, ये अलोक्साइड आयन अनस्टेबल है। यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन देखो कंजुगेट बेस, इसके पास स्टेबिलिटी है, ये लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड पेयर में चेंज कर सकता है और बॉन्ड पेयर आगे लोन पेयर में चेंज हो जाएंगे, तो ये रेजोनेंस स्टेबल है। जो कंजुगेट बेस है किसका कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसको कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं, तो ये रेजोनेंस स्टेबल है। तो रेजोनेंस स्टेबल ऐसे ही बनानी है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो तुम, तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी होने के कारण कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं देन दी एल्कोहल से। इसी तरीके से तुम, जैसे मैंने यहाँ पे एलिफेटिक एल्कोहल लिया है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, इसी तरीके से तुम कर सकते हो एरोमेटिक एल्कोहल ले लेना और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेना, और उनके कंजुगेट बेस की या फिर वैसे ही नॉर्मल की स्टेबिलिटी चेक करना। एक बार स्टेबिलिटी चेक करोगे रेजोनेंस स्टेबल, फिनॉल का जो मॉलिक्यूल होगा एरोमेटिक एल्कोहल में क्या हो जाएगा फिनॉल, और ये क्या हो जाएगा बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड और फिनॉल की रेजोनेंस टेबल देखना, रेजोनेंस बना के देखना दोनों की, और कंपेयर करना कि फिनॉल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है या फिर कार्बोक्सिलेट आयन की ज़्यादा स्टेबल है। कहने का मतलब ये है कि फिनॉल जो बनाएगा फिनॉक्साइड बोल सकते हो उसको, ये फिनॉक्साइड ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर ये जो बेंजीन से बनेगा CO नेगेटिव ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इन दोनों की तुम क्या करोगे रेजोनेंस टेबल बना के देखोगे, स्टेबिलिटी चेक करके देखोगे, ठीक है। फिर देखना कि इनमें कौन ज़्यादा स्टेबल है। वैसे मैं बता दूं इन दोनों में क्या होगा, अपने पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कंजुगेट बेस होगा, ये भी कंजुगेट बेस होगा, तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा, उसका स्टेबिलिटी का कारण क्या रहेगा ये देख लो, ये अपने पास हो गया C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, तो क्या होगा इसके पास क्या हो जाएंगे लोन पेयर, ये यहाँ पे बॉन्ड पेयर में चेंज कर देगा और ये उठ के यहाँ पे चला जाएगा। H पॉजिटिव देने के बाद बात कर रहा हूँ मैं, ये तो होता है कंजुगेट एसिड और ये क्या होता है कंजुगेट बेस। तो इसकी स्टेबिलिटी चेक करोगे, अगर इसकी स्टेबिलिटी चेक करोगे तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। इस H पॉजिटिव हटा दूँ, आगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना दूँ, क्या बन जाएगा C
सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगी, दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगी इसकी, दोनों की दोनों स्टेबल होंगी। क्योंकि स्टेबिलिटी का एक रूल होता है कि यदि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते समय ऑक्सीजन के ऊपर या फ्लोरीन के ऊपर या जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फिर इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज गया, और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है तो अपने ऊपर चार्ज जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपने ऊपर रख सकती है और स्टेबल रहेगी। तो ये दोनों रेजोनेंस स्टेबल होंगी। तो दोनों रेजोनेंस स्टेबल होने के कारण कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो ज़्यादा एसिडिक होंगे देन दी फिनॉल से, ठीक है, क्योंकि इनकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। जबकि हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट नहीं है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे ना, बना के देखोगे तो इनके ऊपर कैसा चार्ज मिलेगा तुम्हें, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो भाई वह स्ट्रक्चर क्या रहेगी, अनस्टेबल। तो ये स्ट्रक्चर क्या मिलेगी हमें, अनस्टेबल मिलेगी, जबकि ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, स्टेबल। ठीक है, एक बार तुम चेक करके देखना, हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि हम एरोमेटिक एल्कोहल वीक एसिड देन दी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये पर्सन भी बना सकते हो, ये तुम्हें नहीं करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।